हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने जो चैप्टर चल रहा है गैसों के जो नियम है उनको कंटिन्यू करेंगे। देखो, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा बोयल का नियम, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके ग्राफ वगैरह सब कुछ देख लिया था। वो किसके बीच में संबंध दर्शाता है, सारी की सारी चीजें हमने देख ली थी। उसमें तापमान क्या था, स्थिर था, किसमें, बोयल के नियम में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करें चार्ल्स का नियम, जिसको आप क्या बोल देते हो, ताप व आयतन का संबंध। किसके बीच में रिलेशन बताएगा, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में क्या करेगा, अपने चार्ल्स का नियम है वो रिलेशन प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में देखो इसके अंदर स्थिर क्या रखेंगे। बोयल के नियम के अंदर क्या था, तापमान स्थिर था, लेकिन चार्ल्स का नियम है उसमें क्या है, दाब स्थिर है। प्रेशर को क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी पहली लाइन से क्वेश्चन आ जाता है। तो अपने गैसों के नियम के अंदर अगली हेडिंग क्या डालो, चार्ल्स का नियम, जो कि आपको यहीं पे समझना है पूरा और एकदम अच्छे से याद रखना है ना। ये क्या हो गया, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लो बोल दोगे ना आप इसको। बोयल के बाद में कौन आ गया, चार्ल्स लो। ये किसके बीच में संबंध को दर्शाता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी नियम का दूसरा नाम क्या है, ताप आयतन संबंध। ठीक है, ताप मतलब टेम्परेचर, आयतन मीन्स वॉल्यूम, और इनके बीच में जो संबंध को दर्शाएगा वो कौन सा नियम है, अपने चार्ल्स का नियम है। तो इंपॉर्टेंट नाम इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन को क्या करेगा, दर्शाएगा, प्रदर्शित करेगा, है ना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चार्ल्स के नियम को क्या बोल दोगे, ताप आयतन संबंध का नियम बोल दोगे, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन। आगे बात समझ में, इसमें दाब क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे। सीधा सा मतलब ये हो गया, दाब मतलब प्रेशर। पहली लाइन दाब क्या रहेगा बच्चों, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सबसे पहली लाइन ये आ जाएगी। प्रेशर क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट रहता है। स्थिर का मतलब कांस्टेंट, कौन, प्रेशर, दाब। तो आगे बात में दाब क्या रहेगा, स्थिर। तो दाब स्थिर हो गया, तो आप इसकी डेफिनेशन क्या दे दोगे, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। क्या बोला, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती हो जाता है। क्या बोल दोगे, V समानुपाती T हो जाएगा। जब समानुपाती हटाओगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू KT हो जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट ये लाइन आ जाती है, सीधी की सीधी। तो छापो मेरे साथ में वो लिखो, स्थिर दाब। सबसे पहली बात यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, दाब क्या है, स्थिर है। ठीक है, स्थिर दाब, कांस्टेंट प्रेशर। स्थिर दाब पर, किस पे, स्थिर दाब पर कौन है, कोई गैस है ना, और उस गैस की क्या है, निश्चित मात्रा है। किसी गैस की निश्चित मात्रा, किसी गैस की निश्चित मात्रा, या फिर क्या बोल दोगे, निश्चित आयतन। क्या, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, है ना, निश्चित मात्रा का आयतन, मात्रा का आयतन। आयतन को किससे लिख देते हो बच्चों आप, V से लिख देते हो। किससे लिख देते हो, V से। और दाब को किससे लिख देते हो, P से। और P क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, उसके परम ताप के समानुपाती हो जाएगा। आयतन उसके परम ताप, उसके परम ताप। ताप को किससे लिख दोगे, कैपिटल T से लिख दोगे। और ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखो ये चार्ल्स का नियम है, इसमें ताप और आयतन के बीच में क्या होता है, संबंध को दर्शाता है। दाब क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। दाब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया। उसके बाद में लिखोगे कैसे, V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। उसके बाद में जब आप ये हटाओगे समानुपाती का साइन, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, K आ जाएगा बच्चों। K यहाँ पे क्या है, समानुपाती का नियतांक। समानुपाती नियतांक मतलब कांस्टेंट है। क्या हो गया यहाँ पे, K क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K इक्वल टू क्या, स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक लिख दो यहाँ पे, समानुपाती स्थिरांक। हाँ, समानुपाती स्थिरांक किस, कौन है, K। ऐसे लिख लो, K क्या है, समानुपाती स्थिरांक। यहाँ से इरेज कर दो, ऐसे लिख लो, है ना। आगे बात समझ में,
के क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, कांस्टेंट है। इसके बाद में आपके ये v इक्वल टू क्या आ गया, kt आ गया, जिसको आप इक्वेशन क्या दे दो, फर्स्ट दे दो। उसके बाद में अगर आप k का मान निकाल लोगे तो v अपॉन में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो k तो अपनी जगह, v भी अपनी जगह, अपॉन में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, जो कि आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। इसको इक्वेशन सेकंड दे सकते हो आप, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। इसका फॉर्मूला k इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन t हो जाएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये क्या हो गया, आपने चार्ल्स का नियम हो गया। उसके बाद में देखो क्या करेंगे, अगली बात क्या है, दाब तो क्या रहेगा, स्थिर, ठीक है बात। आगे आपको लाइन याद क्या होनी चाहिए, पीछे वाले के जैसी। देखो क्या हो जाएगा, स्थिर दाब पर किसी गैस का टेम्परेचर मतलब ताप T1 से क्या हो जाता है, T2। तो क्या बोल दोगे, स्थिर दाब पर किसी गैस का ताप T1 से T2 करने पर उसका आयतन V1 से V2 हो जाता है। तो उसके बाद में क्या इक्वेशन निकल के आ जाएगी, फाइनली V1 अपॉन V2 इक्वल में T1 अपॉन T2। टेम्परेचर बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा तो आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात ये रिप्रेजेंट करेगा, है ना। लिखाऊं, हाँ ये लिख लिया आपने, लिख लिया ना, स्थिर दाब पर, हाँ छापो, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ तो इसमें दाब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सीधा सीधा 2 नंबर दिला सकती है। दाब और आयतन का संबंध कौन दर्शाता है, अपने चार्ल्स का नियम है वो दर्शा देता है। हाँ अब देखो क्या, स्थिर दाब पर किसी गैस का ताप, यहाँ पे लिखो किसी गैस का ताप क्या हो जाता है, T1 से T2। क्या कर दोगे बच्चों, ताप है वो T1 से क्या कर दोगे, T2 कर दोगे, है ना। करने पर क्या हो जाएगा, उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, V1 से V2 हो जाएगा। T2 करने पर उसका आयतन V1 से क्या हो जाता है, V2 हो जाता है ना। उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, V1 से V2 हो जाएगा। आगे बात समझे, V2 हो जाता है। अब इसको आप क्या करोगे, इक्वेशन की फॉर्म में लिख दोगे। क्या लिख दोगे, इक्वेशन की फॉर्म में। क्या अपने V1 अपॉन में क्या आ गया था, T आ गया था, इक्वल सॉरी V अपॉन क्या आ गया था, अपने T आ गया, इक्वल में क्या था बच्चों, K। तो ये V1 है, ये क्या हो गया, T1। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। और उसके बाद में अगर V1 से क्या हो गया बच्चों, टेम्परेचर, यहाँ पे कोमा है, क्या हो गया, V1 से क्या हो गया, V1 से V2 कर दिया हमने, क्या V2। तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, T2 हो गया। तो यहाँ पे कांस्टेंट तो हमेशा क्या रहा है, K। दोनों में कांस्टेंट मतलब स्थिरांक तो क्या है, सेम है। देखो इसमें भी क्या है, K। लेकिन देखो दोनों K की वैल्यू आ गई ना, तो इसको तो आप इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो, चाहो तो इसको इक्वेशन सेकंड दे सकते हो। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई है और ये क्या हो गई बच्चों, इक्वेशन सेकंड। तो आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, समीकरण 1 व 2 से, इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी वैल्यू, इक्वेशन या समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे लिख लो ना डायरेक्ट, समीकरण 1 व 2 से। हाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगी, दोनों के एक की वैल्यू आ जाएगी। तो एक दूसरे की क्या हो गई है, इक्वल। V1 अपॉन T1, इधर क्या हो जाएगा, V2 अपॉन T2 हो जाएगा। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। तो अब क्या करोगे, V वालों को एक तरफ कर दो, T वालों को एक तरफ कर लो। तो आगे क्या हो जाएगा, इसी से आगे देखो, ये डबल एरो लगा के आप ऐसे लिख सकते हो, V1 अपनी जगह है, ये V2 यहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा T1 अपॉन में T2 अपनी जगह। फाइनली इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी। आगे बात समझ में आई नहीं आई, यस या नो। तो V1 से क्या हो गया, आयतन V2 हो गया, टेम्परेचर का कितना हुआ, T1 से T2 हुआ, तब की बात है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कंटिन्यू करें। हाँ अब क्या कर लेंगे, चार्ल्स के नियम का ग्राफ है निरूपण है, उसकी बात कर लेंगे। चार्ल्स के नियम का ग्राफ है निरूपण, हाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखो। क्या, ग्राफ है निरूपण, चार्ल्स के नियम का ग्राफ है निरूपण। ताप और आयतन का संबंध कौन दर्शाता है, चार्ल्स का नियम। बोयल का नियम क्या दर्शा रहा था, कमेंट करके बताओ। पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया, क्यों साथ साथ में रिवीजन चलना चाहिए ना। पीछे वाला पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। एग्जाम डेट तो आपके पहले आ चुकी है, अब फॉरम स्टार्ट होने की डेट भी आ गई है ना।
जैसा कि अभी वायरल न्यूज के अकॉर्डिंग क्या है, कितने दिसंबर है, 11 दिसंबर है ना। तो अभी देख लो टाइम कितना बचा है, 75 दिन पूरे से बचे हैं, ऐसी मान लो। 5 दिन को तो आप कुछ समझते नहीं हो ना। हाँ, चार्ल्स के नियम का ग्राफ या निरूपण, कौन सा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ में निरूपण करोगे, रिप्रेजेंटेशन करोगे, दर्शाओगे। कैसे, देखो जब बात करेंगे आयतन की, किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में, तो क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। आई बात समझ में। तो यही बस एकदम सिंपल सा, इसमें आपको कुछ भी घबराना नहीं है। किसके के बीच में है, आयतन V, और क्या हो जाएगा दूसरा, तापमान, किसमें, केल्विन में। तापमान किसमें है बच्चों, केल्विन में, याद रखना है ना, डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह में नहीं है। तो ये केल्विन में क्या है, अपने तापमान। आगे बात समझ में, केल्विन के में। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, अपने एकदम स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, एकदम स्ट्रेट। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ऐसे आप चाहो तो और भी बना सकते हो, P3 P4 कितना भी चाहो तो। ये अपने एकदम इसका क्या हो गया, ग्राफ, ये निरूपण हो गया। एकदम सिंपल है, इसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम इजी है। हाँ, इसके क्वेश्चन वगैरह सारे करेंगे हम, सारे जो चारों नियम पढ़ लेंगे, उसके बाद में एक साथ में कर लेंगे सारे, ठीक है। हाँ देखो, दाब स्थिरता, क्या था, दाब स्थिर। ताप और आयतन का क्या था, नियम था, संबंध था, उसके बारे में दर्शा रहा था। अब अगला नियम कौन आ जाएगा, गेलू-शेक का नियम। कौन सा, गेलू-शेक का नियम, जो कि आप हेडिंग डालो। गेलू-शेक किसके बारे में बताता है, बताओ। हाँ, छापो, छाप लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, हेडिंग डाल दो। क्या, गेलू-शेक का नियम। गेलू-शेक कौन था भाई साहब, कोई वैज्ञानिक था, क्या नाम था, गेलू-शेक। कौन सा शेक, गेलू-शेक। अगली बात समझ लो, तो गेलू-शेक का नियम, देखो इस नियम को क्या बोलते हो, इसमें क्या फिक्स रहता है, कौन सी चीज स्थिर रहती है। देखो ये दाब व ताप का संबंध दर्शाता है, किसका, दाब व ताप का संबंध। तो इंपॉर्टेंट लाइन सबसे पहले क्या आ जाएगी, किसके बीच में रिलेशन को बताएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में संबंध, दाब ताप का संबंध। कौन सा नियम दर्शाता है, गेलू-शेक। अगली बात समझ में, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में रिलेशन को कौन दिखाएगा, अपने गेलू-शेक भाई साहब बताएंगे। तो इसमें आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, जो तीसरी चीज बच जाती है ना, वो हमेशा फिक्स हो जाती है। जैसे कि वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर फिक्स है, आयतन क्या हो गया, स्थिर हो गया। आयतन को क्या लोगे आप, कांस्टेंट लोगे। वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है। वॉल्यूम क्या हो गया, स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया, आयतन स्थिर हो गया। तो स्थिर आयतन के ऊपर अगर कोई गैस है, कोई गैस, तो क्या लिख दोगे, सीधी सीधी लाइन, कि स्थिर आयतन पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का दाब P उसके परम ताप T के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, अर्थात P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, P समानुपाती T हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है, एकदम छोटा सा है, जो कि आपको आना चाहिए, है ना। तो अगली आप डेफिनेशन क्या लिख दोगे, आयतन क्या है इसमें, स्थिर। तो सबसे पहले यहीं से लाइन स्टार्ट कर दोगे, क्या, स्थिर आयतन पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, स्थिर आयतन पर क्या, कोई गैस है, स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, कौन बच्चों, निश्चित मात्रा। अब गैस की निश्चित मात्रा होगी किसके ऊपर, दाब पे, किसी निश्चित मात्रा, उसका दाब क्या है, P है, निश्चित मात्रा का दाब P, मात्रा का दाब P, दाब मीन्स बच्चों प्रेशर, क्या है, P। तो निश्चित मात्रा का दाब क्या है, P, उसके परम ताप मतलब T, उसके परम ताप, परम ताप मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसके समानुपाती हो जाएगा, T के क्या हो जाएगी, समानुपाती, परम ताप के समानुपाती होता है। ये बात यहां से क्या हो गई, निकल के आ गई। अब इसको आप लैंग्वेज में लिख दिया, अब इसको किस में लिख दो, इक्वेशन में लिख दो। तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा P प्रोपोर्शनल टू T। आगे बात समझ में, कांस्टेंट हटाओगे यहाँ से, नहीं कांस्टेंट क्या आ जाएगा, जब आप समानुपाती हटाओगे तो P इक्वल टू KT, कौन सा,
P इक्वल टू KT आ जाएगा। अगली बात समझ में यहाँ पे K क्या है बच्चों, स्थिरांक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। और इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया है K क्या है, यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक। क्या है, समानुपाती स्थिरांक, जो कि आपको मैंने तीसरी बार बताया। कौन सी टाइम बताया है, तीसरी बार। स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। यहाँ से आप K की वैल्यू निकाल सकते हो, तो K क्या हो जाएगा, अपनी जगह रह जाएगा। P क्या है, यहाँ है। T क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में निकल के आ जाती है। क्या, K इक्वल टू P अपॉन T निकल के आ जाता है ना। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास में निकल के आ गई, जो कि आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अब इतना आने के बाद में क्या हो जाएगा, अपने पास में K की वैल्यू निकालेंगे दोनों इक्वेशन से। स्थिर आयतन के ऊपर गैस का ताप क्या हो जाएगा, T1 से T2 हो जाएगा। तो इसमें दाब भी क्या हो जाएगा, P1 से P2 हो जाएगा। तब हमारे पास में फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, P1 अपॉन में P2 इक्वल में T1 अपॉन T2 आ जाएगा। ठीक है, सब हाँ, यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गई बात। अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो ऐसे मानो सब कुछ समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि देखो अब लास्ट लाइन बचेगी, उसके बाद में ग्राफ ही निरूपण करेंगे, और फिर क्या है, एकदम आज की क्लास भी हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो जल्दी जल्दी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे क्या करो, कमेंट करो। हाँ, तो यहाँ पे आयतन क्या है बच्चों, स्थिर, तो वहीं से स्टार्ट करना है हमें हर टाइम। स्थिर आयतन पर, किस पे, स्थिर आयतन पर। चेंज किस में हो जाएगा, जो दो चीज बच गई, दाब व ताप। तो स्थिर आयतन पर, तो स्थिर आयतन पे क्या हो जाएगा, कोई गैस है उसका ताप, आयतन पर गैस का ताप कितना कर दोगे, T1 से T2 हो जाता है, या करने पर है ना, T2 हो जाए तो, T2 करने पर दाब क्या हो जाएगा बच्चों, P1 से P2। दाब क्या हो जाएगा, P1 से P2 हो जाता है, हो जाता है। तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, हमें क्या मिला था पीछे, P अपॉन T मिला था, इक्वल में क्या था, K था। तो ये P1 हो गया, तो ये क्या हो गया, T1। K तो K ही रहेगा। सेकंड बात क्या होगी, ताप क्या हो गया, सॉरी दाब क्या हो गया, P2। ताप क्या हो गया, T2। K4 तो K ही रहेगा। कांस्टेंट तो हमेशा एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी तापमान वगैरह कितना भी बढ़ा दो, ये तो सेम ही रहेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे क्या है बच्चों, एंड है। क्या है, एंड है। तो इन इक्वेशन से K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। फर्स्ट से तो क्या आ जाएगी, P1 अपॉन T1। सेकंड से क्या आ जाएगा, P2 अपॉन T2। अब क्या करोगे, P वालों को एक साइड कर लो, दाब को एक साइड कर लो, और तापमान को, ताप को एक साइड कर लो, है ना। इससे आगे क्या आ जाए, क्या आ जाएगा, आप आगे चलोगे तो क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, P2। इधर क्या हो जाएगा, देखो ये T1 ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। एकदम सारा निरूपण हो गया हमारे पास में, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया। अगली बात समझ में, उसके बाद में क्या करेंगे, आगे चलेंगे। कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे। आगे चल के क्या करेंगे, गैल्यू-शेक के नियम का ग्राफीय निरूपण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ग्राफीय निरूपण करेंगे। ग्राफीय निरूपण में क्या हो जाएगा, P और T के बीच में करेंगे। T क्या हो जाएगा, केल्विन के अंदर हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई ना। बस आज की लास्ट बात लिखेंगे। लास्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा गैल्यू-शेक के नियम का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्यू-शेक लॉ, है ना। लिखो, हेडिंग डालो साथ साथ में, गैल्यू-शेक के नियम का ग्राफीय निरूपण। गैल्यू-शेक के नियम का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्यू-शेक लॉ। देखो क्या हो जाएगा, किसके बीच में हो जाएगा, P और T के बीच में हो जाएगा। एकदम इजी है। ये तो क्या है,
पी है, पी फॉर दाब, और ये टी फॉर टेम्परेचर, जो किसमें है बच्चों, केल्विन में। किसमें है, केल्विन में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ये भी एकदम सीधी लाइन क्या हो जाएगी, हमें प्राप्त हो जाएगी, जैसे एकदम स्ट्रेट में ऐसे, ठीक है, ऐसे। आई बात समझ में। आप चाहो जितनी ले सकते हो, तो ये V1 V2 V3 V4 जितना चाहो आप ले सकते हो। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3, ये V4। ये वॉल्यूम की बात हो रही है ना, V4 वॉल्यूम, आयतन। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका ऑर्डर रखना चाहो तो सबसे ज्यादा आयतन किसका हो जाएगा, V4 का हो जाएगा, V1 का सबसे कम। अगर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, बढ़ते क्रम में। किसके क्रम में, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। ये क्या हो जाएगा, V4। आ गई यहाँ तक बात समझ में? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, इससे हमें भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अलग ही एनर्जी मिलती है। सो मिलते हैं कल जल्दी एक और लेटेस्ट वीडियो में। देखो लास्ट नियम बचा है अवोगाद्रो का नियम, जो कि हम कल वाली वीडियो में करेंगे। अब आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।